हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सेशन। आज का जो सेशन है इट विल बी ऑन अ वेरी बेसिक टॉपिक, दैट इज व्हाई डू वी नीड अ मेंटर इन आवर यूपीएससी जर्नी। ठीक है, और इसी के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों मैं जो है वो मेंटरशिप प्रोग्राम यानी कि 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम के ऊपर इतना जोर क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है, वाई डू आई थिंक दैट इट इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स, स्पेशली इन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। तो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। पहली जो अहम चीज़ है, जो अहम बात है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, दैट इज़ व्हाई डू वी नीड अ मेंटर इन आवर यूपीएससी जर्नी। तो अगर हम अपनी यूपीएससी की जर्नी को डिवाइड करें, एक टिपिकल जो यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी होती है खास करके ऑप्शनल के अंदर, वो 3 फेजेस के अंदर डिवाइडेड होती है, यानी कि 3 लर्निंग्स होती हैं मेजरली इनके अंदर। जो पहला फेज होता है दैट इज़ एक बेसिक्स जो है वो आपको समझ आना शुरू हो जाते हैं। एस्पिरेंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की लेना शुरू कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने अभी अभी जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को शुरू करना है या फिर आप शुरू कर चुके हो, तो आपको धीरे धीरे जो है वो पता चलना स्टार्ट होगा दैट व्हाट इज एथनोसेंट्रिज्म, व्हाट इज कल्चरल रिलेटिविज्म, हाउ दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हाउ दे बोथ आर ऑपोजिट फ्रॉम ईच अदर। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है कि आप कल्चरल रिलेटिविज्म को समझना शुरू कर देते हो, कैसे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कल्चरल रिलेटिविज्म के ऊपर होना शुरू हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैरिज के ऊपर आते हो, आप टाइप्स ऑफ मैरिज रीड करते हो, क्यों हर एक टाइप की जो थ्योरी है उसको समझना शुरू कर देते हो। दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि आप सिलेबस को कंप्लीट करते हो और उसी के साथ साथ जो सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो आप ग्रहण करना शुरू कर लेते हो। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फेज एंड देन यू हैव द सेकेंड फेज। सेकेंड फेज इज द फेज ऑफ वैल्यू एडिशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इस फेज के अंदर बेसिकली यू स्टार्ट टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है दैट येस आई हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, हर एक कीवर्ड को मैंने अच्छे से एनालाइज कर लिया सिलेबस के। ठीक है, 2-3 किताबें हैं वो भी मैंने पढ़ ली हैं, अब मैं एक जो है वो सुपर हीरो बन चुका हूं एंड नाउ आई कैन वैल्यू एड। फिर जो बच्चा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब खोलता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करना शुरू कर देता है। एंड देन यू हैव अ डाउट कि क्या मेरे पास इनफ मटेरियल है भी या नहीं। ठीक है, तो फिर जो है वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। देन यू स्टार्ट कंसल्टिंग बुक्स, देन यू स्टार्ट कंसल्टिंग अदर पीयर ग्रुप्स। ठीक है, फिर आप जो है वो दुनिया भर की किताबों को खरीदना शुरू कर लेते हो। ठीक है, सो दिस इज द फेज ऑफ वैल्यू एडिशन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अलग अलग किताबों को खरीदते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बिल्ड करते हो इन चीज़ों के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी बनाई थी कि एथनोसेंट्रिज्म क्या है, कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है, कैसे कल्चरल रिलेटिविज्म ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जो है वो देखा जा रहा है। फिर उसके बाद इससे अगली जो वैल्यू एडिशन होगा दैट विल बी कि कैसे कल्चरल रिलेटिविज्म जो है वो आपके पास कल्चरल सिनेरियो या और कौन से ऐसे हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे और कौन से ऐसे कल्चरल सिनेरियोज थे जिसकी वजह से कल्चरल रिलेटिविज्म इतना फेवर किया गया। क्यों कल्चरल रिलेटिविज्म ये जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चरल रिलेटिविज्म, फील्ड वर्क एंड एम्पैथी, हाउ एम्पैथी जनरेट्स और डीजनरेट्स द कल्चरल रिलेटिविज्म। तो ये आगे और बहुत सारी डायमेंशंस खुल जाती हैं। ठीक है, ये डायमेंशंस तभी पता चलती हैं जब आप वैल्यू एडिशन करते हो चीज़ों के बीच में। और वैल्यू एडिशन कैसे करते हो? विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, उनको सॉल्व करते हो, सॉल्व करके अपने पीयर्स के साथ जो है वो एक डिबेट मशवरा करते हो उनके साथ। ठीक है, और धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्टअप होनी शुरू हो जाती है और खुलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, देन यू हैव द थर्ड फेज ऑफ आंसर राइटिंग, जिसके अंदर आप ये देखते हो कि आपका इंट्रो सही जा रहा है, आपका कंक्लूजन सही जा रहा है, जो बॉडी के अंदर आप पॉइंट्स लिख रहे हो क्या वो सिस्टमैटिक ऑर्डर में आ भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, कितनी केस स्टडीज लिखनी है, कैसे लिखनी है, कैसे जो ऑथर अलग अलग ऑथर्स के वर्क्स हैं उनको पुट फॉरवर्ड करना है। तो इन चीज़ों को आप इस तरह से अपने ऑप्शनल को मुकम्मल करते हो। ठीक है, स्टार्टिंग फॉर द फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड। ठीक है, फेज फर्स्ट में सिर्फ बेसिक समझोगे आप, जितना सिलेबस के अंदर दिया गया है। कई बार फेज फर्स्ट के अंदर यू स्टार्ट विद सर्टन कोचिंग्स एक्सेट्रा और वहाँ पे आप सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले पाते हो,
2 महीने 3 महीने के अंदर। सिर्फ इतना ही समझ में आ पाता है कि एथनोसेंट्रिज्म क्या है, कल्चर रिलेटिविज्म क्या है, मैरिज के टाइप्स क्या है, और कुछ थ्योरीज वगैरह, यानी कि सिलेबस जो है वो एक बहुत ही रनिंग फॉर्मेट के अंदर करवा दिया जाता है। एंड यू हैव दैट सेंस ऑफ कंप्लीशन। तो फिर उसके बाद सेकंड फेज में दूसरा झटका मिलता है इंसान को कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कहीं और से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आपको कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, डिसाइफर ही नहीं कर पा रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है, तो वो झटका संभालना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तीसरा झटका होता है आंसर राइटिंग का, कि इतना पढ़ लिया लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों झटकों में एक मेंटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है। सबसे पहली चीज होती है बेसिक्स के अंदर। बेसिक्स के अंदर व्हेन यू स्टार्ट, जैसे मैं एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज का एग्जांपल लेता हूं, जब आप एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज करते हो आफ्टर फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आने शुरू हो जाते हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अप्रोच ऑफ मलिनोव्स्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है। फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में डिफरेंस क्या है? बात तो सेम ही है। वो मलिनोव्स्की भी कह रहा है कि इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन भी कह रहा है कि इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करते हैं। मलिनोव्स्की भी कह रहा है कि सोशल लाइफ होती है, रेडक्लिफ ब्राउन भी उसकी बात कर रहा है। मलिनोव्स्की भी कह रहा है कि इंटीग्रेट करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, रेडक्लिफ ब्राउन भी उसी बात को दोबारा से रिट्रेट कर रहा है। तो अप्रोच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहां पे आपको बहुत सारा कंफ्यूजन इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट टू रिवाइज, व्हेन यू स्टार्ट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ, ठीक है। फॉर दैट कंफ्यूजन मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीग्राम के ऊपर आपको अनेक वीडियोस मिल जाएंगे, हर एक टीचर के वीडियोस मिल जाएंगे, हो सकता है कि मेरे वीडियो भी आपको फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाएं। बट बात वो आती है कि जब कंफ्यूजन आएगा आपको, जब आपके दिमाग में कोई सवाल फंसेंगे, तब कहाँ जाने वाले हो, ठीक है। अगेन पीयर ग्रुप को कंसल्ट करोगे जिसको ऑलरेडी कुछ नहीं पता है। फॉर दैट द मेंटर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस बात को समझ लो। आई एम नॉट, मतलब मैं किसी चीज को सेल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सिंपली जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। बिकॉज दिस इज, अगर आप सिर्फ लेक्चर्स लगा रहे हो या फिर कोई मटेरियल टॉपर नोट्स पढ़ रहे हो फॉर लर्निंग द बेसिक्स, ठीक है, फिर उसके बाद कोई डाउट्स आते हैं, कंफ्यूजन आती है, दैट कंफ्यूजन विल स्टार्ट टू पाइल अप, ठीक है, जब तक उसका जो है वो निवारण नहीं किया जाएगा। एंड देन यू हैव द सेकंड फेज। लेट्स से कोई कंफ्यूजन नहीं आई, बेसिक सब कुछ जो है वो आपका क्लियर हो गया, कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, और सुपरमैन बन चुके हो अभी आप, ठीक है। देन यू हैव द सेकंड फेज ऑफ वैल्यू एडिशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, तो वैल्यू एडिशन के लिए दोबारा फिर से क्या मार्केट में घूमोगे, ठीक है, तो दोबारा फिर से दुकान जाओगे कि अच्छा ये किताब उठा लेते हैं, वो किताब उठा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है। वहां से अगेन आप वैल्यू ऐड करोगे, इट विल अगेन कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ योर टाइम, ठीक है। इतना ज्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, देन अगेन इट विल टेंड टू कंफ्यूज यू। फिर से कंफ्यूजन आ गया, ये किताब ये कह रही है, ये किताब ये कह रही है, इसको ऐसे लिखें या फिर इसको वैसे लिखें। एंड इन द थर्ड फेज, जो आपका आंसर राइटिंग का फेज होता है, यू स्टार्ट टू पिकअप द रैंडम टेस्ट सीरीज फ्रॉम द मार्केट। ये टेस्ट सीरीज खरीद ली, वो टेस्ट सीरीज खरीद ली, इसको पैसे दे दिए, उसको पैसे दे दिया, और टेस्ट को इवेल्युएट करवाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो इवेल्युएटर्स हैं वहां पे, दे आर अगेन स्टूडेंट्स लाइक यू, ठीक है। उनको भी उतना ही पता है जितना आपको पता है। तो बेसिकली ना आपको पता होता है ना उनको पता होता है, एंड दे स्टार्ट इवेल्युएटिंग यू। तो जो टेक्निकलिटीज़ हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, बॉडी के अंदर, सिस्टमेटिकली लिखना कैसे है, कैसे क्वेश्चन को डिसाइफर करना है, कैसे कंक्लूड करना है, कहाँ पे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का केस स्टडी का नाम आना चाहिए, कहाँ पे नहीं आना चाहिए, वो चीज़ें छूट जाती हैं आपसे, एंड इवेंचुअली यू स्कोर लेस मार्क्स, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं, सम पीपल दे आर एक्सेप्शनल, मानता हूँ इस चीज़ को मैं, दैट दे गेट देयर बेसिक्स राइट, ठीक है। देन वैल्यू एडिशन जो है वो अगेन दे हैव अ पीयर ग्रुप और समथिंग लाइक दिस, वहाँ से वैल्यू एडिशन भी अच्छा हो जाता है। देन आंसर राइटिंग में कई बार जो है वो दे आर वेरी नेचुरल, मैं कई कॉपीज चेक करता हूँ, नेचुरली बहुत ही ब्रिलियंट आंसर्स लिख रहे होते हैं, ठीक है। बट जनरली when you are stuck, you tend to
वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम, तो वहाँ पे जो मेंटरशिप है वो आपके काम आएगी, वहाँ पे मेंटर काम आएगा आपके, ठीक है। दिस इज़ वाई आई हैव जनरली स्क्रैप्ड ऑल माई प्रोग्राम्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहे हैं, दे आर रनिंग राइट नाउ, बट जो मेरा ज़्यादा मोटिव है, ज़्यादा जो मेरा फोकस है, इट इज़ ऑन दी 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है, जिसके अंदर मैं बेसिकली आपके साथ आपकी जर्नी के अंदर बना रहूँगा, ठीक है। चाहे आप स्टार्ट से शुरू कर रहे हो, चाहे आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको एक हैंड हेल्ड वे के अंदर गाइड किया जाता है, ठीक है। आपका जो शेड्यूल है, आपके जो डेली टारगेट्स हैं, वीकली टारगेट्स हैं, वो मैं बनाता हूँ अकॉर्डिंग टू योर वीकनेसेस, ठीक है। तो वो टारगेटिंग जो है वो मेरे द्वारा बनाई जाती है। इन केस आप 5 दिन, जनरली जो एक टिपिकल वीक है उसके अंदर हम 5 दिन जो है वो लर्निंग करते हैं, एंड इन द 6th डे इटसेल्फ यू हैव द डाउट सेशन, एंड अगेन इट्स द पर्सनलाइज्ड 1-to-1 मेंटरशिप डाउट सेशन। उसके अंदर कोई भी आपको डाउट आता है, कुछ भी आता है, दैट इज टेकन। और अगर आप 5वें दिन नहीं कर चौथे दिन करवाना है, तीसरे दिन करवाना है, यू कैन डू सो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से मैं उसको शेड्यूल कर दूंगा आपके डाउट सेशन को, ओके। सो इन दिस फॉर्मेट आपके जो डाउट्स हैं, जो पहले फेज में होते हैं, जो भी कन्फ्यूजन होता है, वो आने नहीं दी जाती, उसको क्लैरिफाई कर दिया जाता है साथ के साथ। एंड देन आफ्टर 6 days और 7 days जब एक सब्सटेंशियल सिलेबस का पोर्शन कवर हो जाता है, वी हैव अ वीकली टेस्ट, साथ के साथ टेस्टिंग होती रहती है। एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड दिस फेज प्रॉपरली, देन यू हैव द वैल्यू एडिशन फेज। उसी के अंदर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व मिल जाते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, 25 ईयर्स के। तो वहां से आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, जो रीसेंट केस स्टडीज हैं वहीं पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है, डिस्कशन वीडियोस वहीं पे मिल जाएंगी, यू कैन डू सो। देन आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट आपके ऑलरेडी लग रहे हैं, ठीक है। अगर डेली टेस्ट की जरूरत पड़ती है, दैट आर ऑल्सो अवेलेबल देयर। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग के अंदर टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर बेसिकली आपके पास 6 सेक्शनल टेस्ट होते हैं और 4 जो है वो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, दे आर, इट इज ऑल्सो देयर। एवेल्युएशन मेरी रहेगी, 1-to-1 सेशन अगेन दे विल बी माइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो दे आर इन दी 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, सिर्फ खाली बोल बच्चन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज, आई रियली वांटेड टू मेक दिस वीडियो नॉट फ्रॉम दैट पर्पस। बच्चे अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जनरली बच्चों के दिमाग के अंदर यही चीज़ें होती हैं दैट आई विल गेट लेक्चर्स फ्रॉम टेलीग्राम, इस टीचर के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, इस टीचर के लेक्चर्स मैं देख लूँगा, देन आई विल गेट टेस्ट सीरीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टीचर, तो फिर टेस्ट सीरीज़ के पीछे भागेंगे, पहले डाउट्स क्लियर नहीं होते और डाउट्स और कंपाइल हो जाते हैं, देन फलां जो है वो फलां भैया हैं मेरे, उनके साथ बैठ के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लूँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने गंदे सॉल्व कर रखे होते हैं, उससे अच्छा तो सॉल्व ही मत करते आप, ठीक है। एटलीस्ट जो है वो क्रिकेट मैच देख लेते, माइंड तो फ्रेश हो जाता आपका, ठीक है। वो करना बैठ जाते हैं, दुनिया भर का कचरा जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। जो सोर्सेज नहीं भी पढ़ने होते वो भी पढ़ जाते हैं, ठीक है। दे मिस गाइड देमसेल्फ एंड इवेंचुअली यू गेट टायर्ड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। धीरे धीरे थकना शुरू कर देते हो और इवेंचुअली जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सो थिंक केयरफुली, दिस इज़ नॉट अ सेल्स वीडियो एट ऑल, ठीक है। कुछ वो पर्पज़ नहीं है मेरा, लेकिन एक क्लैरिटी देना मेरा पर्पज़ है दैट वाई मेंटर्स दे आर इम्पॉर्टेंट। घूम रहे हो टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, तो it is not going to solve your purpose, ठीक है। try to understand this। चलिए, thank you very much, hope you have learned something from this, thank you।